इन्होंने कहा स्टेट क्या है, गॉड मार्चिंग ऑन अर्थ। तो मार्क्स ने उल्टा करके कहा कि मैन फ्लाइंग इनटू हेवन, ये गॉड बन जाता है। जैसी हमारी राज्य स्टेट होगी वैसे ही हम गॉड बना लेंगे। अगर हमारी स्टेट डिक्टेटरशिप है तो हम कहेंगे गॉड बिल्कुल डिक्टेटर है। जैसे यहोवा है तो यहोवा ईसाई जो कि ज्यूज बड़े डिक्टेटर होते थे, तो उनका गॉड भी ऐसा है। उन्होंने कहा आई कैन नॉट, आई एम वेरी जेलस गॉड, मैं बड़ा जेलस हूँ। आई कैन नॉट शेयर माई पावर विद एनी पर्सन एल्स, मैं अपनी पावर को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो उन्होंने गॉड भी ऐसे ही बना लिया, डिक्टेटरशिप वाला। तो मार्क्स जो थे जब इस तरह की बातें कर रहे थे तो रिवॉल्यूशन इन्होंने एक अखबार वगैरह जर्मनी में जो था उसमें कराया, तो इनको जर्मनी छोड़ के भागना पड़ा। जर्मनी छोड़ करके इन्होंने कहा ऐसी जगह भागो जहाँ क्रांति की बातें हो रही हों। तो इसको शरण लेने के लिए ये फ्रांस में चले गए। फ्रांस में इनका जो है संबंध आया, संपर्क आया। वहाँ एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे और पहले वो भी कभी हेगल के शिष्य रहे थे, बाद में क्रांतिकारी फ्रांस में आके बन गए थे। उनका भी हमने नाम पहले लिया, तो उनका नाम है फ्यूअरबाख। मार्क्स ने खुद ही लिखा है कि फ्रांस में जाकर के वी ऑल, जितने भी हम क्रांतिकारी जिनको जर्मनी से निकाला गया था अखबार छापने पर, तो वी ऑल बिकेम फ्यूअरबाखियन। फ्यूअरबाख का फ्रांसी में, फ्रांस भाषा में अर्थ होता है आग का शोला, भड़कता हुआ शोला। तो बड़े भारी क्रांतिकारी थे। मार्क्स ने अपनी यही समस्या रखी कि हेगल को समझना बड़ा मुश्किल है। फ्यूअरबाख ने उसको यही ट्रांसफॉर्मेशनल क्रिटिसिज्म दिया, भाई हेगल को समझना कोई मुश्किल नहीं है, जो बात हेगल कह रहे हैं उसको उल्टा करते चले जाओ, हेगल का राज खुल जाएगा। सारी मिस्ट्री हेगल की खोल दी। हेगल में कुछ भी नहीं छोड़ा, हेगल को सारा का सारा ले लिया और उसमें से सारे के सारे उसे निकाल करके उन्होंने एक सारा नया सिस्टम खड़ा किया। नेचर इज़ प्रायर टू माइंड। इस पर बहुत बड़ा मार्क्स ने बहुत कुछ लिखा। हमारी जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, उन्होंने क्रूड नेचर को नहीं माना क्योंकि वो क्रूड मटेरियलिस्ट नहीं थे। उन्होंने कहा नेचर जो है ये एज मॉडिफाइड बाय मैन फॉर हिज सर्वाइवल। उनको कहा ये मोड ऑफ प्रोडक्शन कहलाता है। आदमी अपने सर्वाइवल के लिए इस नेचर को यूज़ करता है तो प्रोडक्शन के मेथड निकालता है। जो कम पढ़ा लिखा आदमी था वो तो ऐसे ही कच्ची नेचर को इस्तेमाल कर लेता था। पेड़ में से फल तोड़ लाओ या ऐसी चीज़ जो जहरीली ना हो, ऐसी कोई चीज़ उखाड़ लाओ उसे खा लो, तो कर लेता था। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है ये फिर आदमी की आइडियोलॉजी को डिसाइड करते हैं। आदमी का माइंड जो जैसे जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलते जाएंगे वैसे जैसे आदमी की थिंकिंग बदलती जाएगी। जब मोड ऑफ प्रोडक्शन, इस पर हम डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे। हालांकि पॉलिटिकल साइंस का फील्ड अलग है, फिलॉसफी तो हमारी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो मार्क्स ने ये सारी चीज़ जो ली कि मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं, और ये मोड ऑफ प्रोडक्शन ही डिसाइड करते हैं आदमी के थॉट को। इसलिए आपको सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, मार्क्स के कई फॉलोअर हैं, उन्होंने लिखी सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर। जैसा आपका नेचुरल मोड ऑफ प्रोडक्शन होंगे वैसा ही लिटरेचर, हर युग का वहाँ के मोड ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से नया लिटरेचर लिखा जाएगा। पुराना लिटरेचर बैकवर्ड दिखाई देगा। तो पुरातन भूत प्रेतों, ये तो सब भूत प्रेतों की कहानियाँ, माइथोलॉजी है, कुछ नहीं है। और नया आएगा। उसके बाद और जब आगे चलेंगे आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन बदलेगा तो आपका माइंड मेंटल एकम लिटरेचर के साथ साथ आपका थिंकिंग भी बदल जाएगा। थिंकिंग में आपकी वैल्यूज़ भी बदल जाएंगी, आपका भगवान का कंसेप्ट भी बदल जाएगा।
भगवान है या नहीं है ये भी बदल जाएगा जब मोड ऑफ प्रोडक्शन बनेंगे। आपके एसोसिएशन भी बदल जाएंगी। अब जैसे मार्क्स ये कहेंगे कि जब आदमी उससे, वो तो खैर हम हिस्टोरिकल मटेरियल में बाद में करेंगे, लेकिन अभी तो हम सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज की बात कर रहे हैं कि मार्क्स ने एक नई चीज़ दी दुनिया को, सोशोलॉजी ऑफ नॉलेज। आदमी के मेंटल आइडियाज़, आदमी के थॉट, आदमी के विचार जो होते हैं वो इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर बनते हैं सारे के सारे, क्योंकि नेचर प्रायर है, माइंड बाद में है। नेचर में, जैसे नेचर का मतलब क्रूड नेचर नहीं, नेचर एज यूज बाय मैन, उसको इन्होंने कहा मोड ऑफ प्रोडक्शन। नेचर को हम अपने सर्वाइवल के लिए कैसे प्रोडक्शन के मोड बनाते हैं। पहले गेहूं का आटा चक्की में पीसते थे, तो औरतें जो थीं गेहूं थोड़ा थोड़ा पीसती थीं, ऐसी चीज़ ज़्यादा खाती थी जो बिना पीसे ही, क्योंकि मेहनत करनी पड़ती थी, तो उबली हुई चीज़ ज़्यादा खा लेती थीं। जब मिल बन गया और आटा पीसने लगा तो खूब गेहूं खाने लगे लोग, गेहूं की रोटी खाने लगे, और गेहूं की थिंकिंग बन गई हमारी, गेहूं की हमारी हैबिट भी वैसी बन गई, हमारे रूल भी वैसे बन गए, हमारे नियम भी वैसे बन गए। तो जैसे जैसे जब हम हाईएस्ट लेवल पर आए तो हमारे विचार बहुत ही बदल गए। अब आज जो मार्क्सिस्ट हैं, उन्होंने सारे विचार देखे होंगे आपने कि बड़े अपने आप को, क्योंकि हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए तो प्रोग्रेसिव कहते हैं, नीचे वालों को कहते हैं बैकवर्ड है, रिएक्शनरी, पीछे खींचने वाला है। जारगन जो है यानी शब्दावली ऐसी गढ़ी है जो आदमी को कंफ्यूज कर देती है, घबरा देती है। जिसको गाली देनी हो कह दिया तो बूर्जुआ है, सरमाएदार है तो, और किसी को गाली देनी हो कह दिया तो फ्यूडल है, जागीरदार है। जागीरदारी सिस्टम, भाई जागीरदारी सिस्टम क्या है क्या नहीं है इसका बस कह दिया जागीरदारी सिस्टम है तो बैकवर्ड आदमी है। तो ऐसा जारगन भी इन्होंने ऐसे ही बना रखा है, शब्दावली ऐसी कि उस शब्दावली से पता लग जाए अभी आपकी फ्यूडल मेंटेलिटी है, अभी आप प्रोग्रेसिव लेवल पर नहीं आए हैं, जागीरदाना मनोवृत्ति है आपकी। और जो आज प्रोग्रेसिव लिटरेचर वाले आए हैं उनका तो हम देखते ही हैं, शायरी पर बड़ा असर हुआ है, लिटरेचर पर। मार्क्स खुद ही कहते हैं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन और लिटरेचर को भी डिसाइड करता है। अब आप बहुत सारे देखेंगे, सारी कविता ही ऐसी लिखी है, गीत ऐसे लिखे गए, रोटी न किसी को मोतियों के ढेर, भगवान तेरे राज में अंधेर है अंधेर। अब ये ऐसा साहित्य लिखा जा रहा है मार्क्स से। फिर उन्होंने कहा कंकर पत्थर चुन चुन करके जिसने महल बनाए, उसकी कुटिया छत को तरसे ईश्वर ये अन्याय। तू कितना अन्यायी है, जिसके हाथ से बड़े बड़े ताजमहल जैसी चीज़ें बना दी गई हैं, उसकी कुटिया पे छप्पर भी नहीं है। तो आज इसको प्रोग्रेसिव लिटरेचर कह करके आज के युग का ये लिटरेचर है। अब इस तरह हम डिटेल से जो बात करेंगे तो बाद में बात करेंगे। अभी तो हमने कहा कि मार्क्स ने ये दिखाने के लिए कि नेचर पहले है, माइंड बाद में। हेगल ही कह रहे हैं, उन्होंने कहा मैंने हेगल को ही अपने गुरु को ज़रा उठा कर रख दिया है कि नेचर पहले आएगी, मोड ऑफ प्रोडक्शन पहले आएंगे, इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, सारे मोड नहीं, इकोनॉमिक जो हमारे जीवन को चलाने वाले हैं, इकोनॉमिक, हाउ वी अर्न द थिंग एंड हाउ वी स्पेंड इट फॉर वेलफेयर लिविंग। अच्छे जीवन को व्यतीत करने के लिए हम कैसे कमाते हैं और कैसे उनको खर्च करते हैं। अब इसमें एसोसिएशन भी बदल जाएंगे। एसोसिएशन क्या बदल जाएंगी कि जो फ्यूडल सोसाइटी है, एग्रीकल्चर सोसाइटी है, उसमें है फैमिली के एसोसिएशन बहुत तकड़ी हैं। उसका कारण क्या है कि वहाँ डिवीज़न ऑफ लेबर में स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, हर आदमी हर काम कर सकता है। तो आज एक आदमी थोड़ा बीमार हो गया, उसने अपनी पत्नी को कह दिया कि आज जरा खेत पे हल तो चलाइए। वो पत्नी हल लेके चली जाएगी, खेत को चलाएगी। अगले दिन और कुछ ऐसे ही काम हो गया तो अपने लड़के को कह देगा कि खेत काटना भैया, ये ले जा तो काट आएगा।
लेकिन मैकेनिकल जो ये आज मशीन का जो मशीनरी का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हो रहा है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में बदल जाएगी हमारी एसोसिएशन। आज ये नहीं हो सकता कि मशीन पर अब बाप काम कर रहा है और उसने छुट्टी ली तो पत्नी को भेज दे। पत्नी को पता ही नहीं मशीन कैसे चलती है, क्या पता मशीन के किसी पुर्जे से अपना ही हाथ काट ला है। ये भी हो सकता है मशीन में कहीं उसका कपड़ा फंस गया तो शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। या ये भी हो सकता है कि मशीन का कोई वो ऐसा बटन दबा दे कि सारी मशीन ही भड़क हो गए, करोड़ों रुपए की लाखों रुपए की मशीन में आग लग जाए। तो इसलिए आज भी वाइफ को नहीं भेज सकता वो, आज रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। आज की जो है, इसलिए एसोसिएशन क्या बनाएंगी कि वहाँ कोई आदमी, जब मैं छुट्टी जाऊँगा तो कोई आदमी ऐसा जो मशीन को इसको चलाना जानता है, उसकी वही क्वालिफ़िकेशन है, उसने वही ट्रेनिंग ली है, उसको मैं कह करके जाऊँगा। या मुझे जो छुट्टी देगा अफसर वो कहेगा कि तुम छुट्टी ले रहे हो तो आज तुम्हारी जगह उसकी ड्यूटी लगाई जाएगी। अब यहाँ फैमिली के एसोसिएशन ख़त्म हो गए हैं। आज फैमिली की लॉयल्टी उतनी ज़रूरी नहीं है जितना यूनियन की लॉयल्टी ज़रूरी है। तो मार्क्स का ये जो नियम है, जिसको हमने कहा कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये नियम बहुत इम्पोर्टेंट नियम बन गया है मार्क्सवाद का। हम तो इसको नहीं मानते, हम तो दूसरी चीज़ मानते हैं, आइडियलिस्ट लोग तो दूसरी चीज़ मानते हैं, लेकिन मार्क्स वाले यही मानते हैं कि मोड ऑफ प्रोडक्शन जो है वही सारे आदमी की थिंकिंग को, इसको कहते हैं सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। आदमी के नॉलेज, आपके आइडिया बिल्कुल आपको बता देंगे कि आप कैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन से आ रहे हैं। और वैल्यूज़ भी ऐसी बन जाएंगी। लघु अवाम का बहरे सवाब पीते हैं, रिलीजन के बारे में बात कर रहे हैं। जनता का खून जो है वो धर्म के नाम पर पी रहे हैं, चूस रहे हैं बड़े बड़े। अब हम भी हालांकि थोड़ा बहुत तो मार्क्सवादी तो हम नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कह देते हैं कि सोसाइटी को शिक्षा केंद्रों की ज़्यादा ज़रूरत है मंदिरों से भी ज़्यादा। लेकिन लोगों की वृत्ति क्या है कि मंदिर ज़्यादा बन रहे हैं, स्कूल के लिए इतना पैसा नहीं देते लोग। अब मंदिर में आया चढ़ावा, उन्होंने कहा जी इस मंदिर के अंदर, वैष्णो देवी के अंदर एक महीने में 70 लाख चढ़ावा आ गया। और वहाँ जो स्कूल हैं वो मास्टरों की तनख्वाह भी नहीं निकल रही वहाँ। तो हम भी कह तो देते हैं, क्योंकि हम हालांकि हम कम्युनिस्ट नहीं हैं और अपने आप को प्रगतिवादी भी नहीं कहते, लेकिन शिक्षा का प्रसार ज़्यादा होना चाहिए समाज के उसमें। हम शिक्षा को एक धर्म का अंग मानते हैं, आध्यात्मिक चीज़ मानते हैं, इसलिए हम भी वही बात कह देते हैं। लोग कहते हैं जब हम ये कहेंगे तो लोग कहेंगे ये तो धर्मद्रोही है, ये तो मार्क्सवादी बन गया। हमने कहा मार्क्सवादी नहीं, हम ये कहते हैं कि अध्यात्म का केंद्र स्कूल है। आपका मंदिर इतना बड़ा केंद्र नहीं है, इसलिए स्कूल ज़्यादा खुलने चाहिए। गली गली में आपने मंदिर खोल दिए, गली गली में शिक्षा। लेकिन ये कह रहे हैं, ये उसी चीज़ को ये और तरह से कह रहे हैं। लघु अवाम का बहरे सवाब पीते हैं, धर्म का नाम लेकर के निचोड़ रहे हैं लोगों को अच्छी तरह से। और वो पारसा हैं, वो धर्मात्मा कहलाते हैं, बड़े ऊंचे महात्मा हैं जी। ये सारी दुनिया उनके चरण छूने आ रही है। वो पारसा हैं मगर बेहिसाब पीते हैं। जितना ज़्यादा खून पी करके अपना जितना बड़ा आश्रम बनाया उतने ही बड़े महात्मा कहलाएंगे। इतना जनता नालियों में पड़ी हुई है। हालांकि अब ये है तो बिल्कुल इससे सेपरेट ही मार्क्सवाद से, लेकिन यहाँ पर एक आरोप ये लगाया गया कि ईसाइयों ने वनवासी क्षेत्र में जाकर के लोगों का धर्म खरीदा, उनको पैसे दिए, गरीब आदमी थे उनको पैसे दिए, दवाई के लिए पैसे दिए, और अगले दिन कह दिया ईसा मसीह की शरण में आ जाओ। वो ईसा मसीह की शरण में चला गया। सारा का सारा झारखंड, सारा का सारा नागालैंड, सारा
पैसे के बल पे धर्म खरीद लिया गया। तो हमारा जो आर्क बिशप है सारे इंडिया का, सारे जितने भी चर्च हैं उनका सबका, उसने एक चुनौती दी, उसकी कटिंग मेरे पास है अखबार की। उसने एक चुनौती दी कि हम 200 साल में, जब 1757 के बाद अंग्रेज़ जो थे यहाँ हमारा वो, तो हमारे मिशनरीज आने शुरू हुए, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद आने शुरू हुए, उससे पहले तो आते ही नहीं थे। तो 200 साल में हमने जितना पैसा बाहर से मंगवाया है आप उसको जोड़ लो, और आपके एक मंदिर में तिरुपति में जितना सोना पड़ा हुआ है उसकी कीमत देख लो, तो हमारा पैसा फिर भी कम होगा। तुम्हारे पास तो एक मंदिर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन क्या है कि हम जो पैसा है वो जनता के, बच्चों के, गरीबों के काम में लगाते हैं। तुमने मंदिर में ताला डाल के रखा हुआ है, निकालो उसको। लोग नालियों में पड़े हुए बच्चों के, उनके सोने की जगह भी नहीं है, और आपके मंदिर में जो है वो सोने के उसमें पड़े हुए हैं। तो खैर वो तो ईसाइयों का और इनका मामला है अपना, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने, मार्क्सवादियों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि लहू अवाम का बहरे सवाब पीते हैं। उन लोगों का बेचारों का खून चूसो, रोटी भी नहीं मिल रही उन्हें, और तुम्हारे आलीशान 56 भोग लग रहे हैं। 56 भोग में वो खाना लग रहा है जिसकी कल्पना भी आम आदमी नहीं कर सकता। कोई लखपति करोड़पति आदमी कल्पना करेगा ऐसी ऐसी चीज़ों की। तो वो पारसा हैं मगर बेहिसाब पीते हैं, और इधर हैं हम कि कभी 2 घड़ी खुशी के लिए फलों का रस भी पिए तो शराब पीते हैं। कभी 2 घड़ी खुशी के लिए कि भाई हमें बहुत दुख हो रहा है, रोटी नहीं मिली, थोड़ा क्या करें, बहुत दुखी हो गए तो आज धो के आए हैं, तो ज़रा सा संतरे का रस निकाल के पी लो, तो कहते शराबी है सारा। उनको पारसा कहा जा रहा है, खून जो खून पी रहे हैं, और हमें शराबी कह दिया जाता है। तो ये जो साहित्य है, ये साहित्य इसकी देन है जो मार्क्स ने कहा सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। आपका जैसा वातावरण होगा उसी तरह के आपके आइडियाज़ बन करके आएंगे, निकल करके आएंगे। ये एक अलग ही सोशियोलॉजी का बहुत बड़ा सिस्टम खड़ा हो गया है। अब चूँकि मार्क्स का बड़ा फील्ड विशाल है, सोशियोलॉजी का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, उधर हमारा जाना है, हमारा तो फिलोसफी की तरफ ही जाना है हमने तो सारा। तो फिलोसफी में जब हम हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में आएंगे तो इस पर हम बात करेंगे। तो ये फ्यूअरबाख के जब पास पहुँचे तो फ्यूअरबाख ने इनको सारा रहस्य उद्घाट कर, हेगल ने जो मिस्ट्री बनाई थी बहुत बड़ी, उस वो हेगल की मिस्ट्री ख़त्म कर दी सारे के सारे, और हेगल को बिल्कुल ध्वस्त करके रख दिया सारा। क्रांति के अग्रदूत बन करके खड़े हो गए। वो हेगल वाली बात आदमी जो है, और नारा इन्होंने लगा दिया जा कर के, भगवान के भरोसे आप भगवान की कठपुतली मत बनो, आप रिलीजन पर ज़्यादा आधारित मत रहो। तो क्या करो कि तीरगी अपने मुकद्दर की मिटाने वालों, अपने भाग्य का अंधेरा अगर मिटाना है आपने, यानी अपनी गरीबी को दूर करना है, तो सारे लेबरर जो हैं इकट्ठे होकर के परिश्रम करो। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, और एक होकर क्या करो, संघर्ष करो। तो तीरगी अपने मुकद्दर की मिटाने वालों, छीन कर चांद सितारों से रोशनी ले लो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो तैयार कर दिया। अब वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में फिलॉसफी नहीं है कुछ भी, वो तो एक्शन प्लान है, हमने क्या एक्शन करना है, एक्शन प्लान बना दिया है। इसलिए हम उसको फिलॉसफी नहीं कह सकते, लेकिन उस पर विचार तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के आधार पर सारा एक्शन किया है इन्होंने। तो बाद में करेंगे थोड़ा सा विचार, पहले फिलॉसफी कर